सब बढ़िया है। लिख रहे थे हम लोग ना कुछ, कहाँ तक लिखा था बताइए। कालीबंगा मतलब राजस्थान, मतलब घग्गर, मतलब सर हड़प्पा, मतलब मोंटगोमरी। नहीं नहीं, हड़प्पा मतलब मोंटगोमरी, मोंटगोमरी जिला। और सर वो लड़काना किससे संबंधित है? और सर वो घग्गर, और सर वो राजस्थान, और सर गुजरात, भोगवा, आलमगीरपुर, परवरा, चेनाब, सुतका गेंडोर, दाश्क, हाथी, पशुपति, मोहर ना। कितने प्रकार के जानवर हैं? शेर है उसमें, मोर है, मोर जानवर है कि नहीं? ठीक, चलो फिर लिखो कालीबंगा। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, राजस्थान घग्गर नदी के तट पर। राजस्थान घग्गर नदी के किनारे। राजस्थान जहां लिखा है वहीं गंगानगर लिख सकते हैं जिला। गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे जो है वो कालीबंगा स्थित है। खोज करी है ए घोष ने, अमलानंद घोष ने। खोजकर्ता जो है अमलानंद घोष है। खोजकर्ता ए घोष, अमलानंद घोष। चलिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए, कालीबंगा का तात्पर्य या कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, जुते हुए खेत का साक्ष्य। जुता हुआ खेत, जुते हुए खेत का साक्ष्य। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिए, अग्निकुंड या वेदिकाओं का साक्ष्य। अग्निकुंड या वेदिकाओं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, शल्य क्रिया। शा, फिर आधा ला, फिर या, शल्य क्रिया का साक्ष्य। शल्य क्रिया समझते हैं? एक तो खोपड़ी मिली है, उसमें 6 छेद है किए गए हैं, मतलब कि ऐसी मान्यता थी कि भूत प्रेत पिशाच, मतलब इन सब के भी तंत्र विद्या जो है वो होती रही होगी। ठीक है, तो कल अगर कोई पूछ ले भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से है, तो कालीबंगा। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ है? चूड़ियों के कारखाने का संबंध किससे है? जौ हवन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? शल्य क्रिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ है? इजिली याद रह जाएगा। और वो सर गंगानगर किससे संबंधित है? राजस्थान कालीबंगा। ठीक है, और सर राजस्थान में कालीबंगा है क्या? ठीक है, चले सर अगला लिखिए, कच्ची ईंटों से बने मकान। नेक्स्ट पॉइंट, कच्ची ईंटों से बने मकान। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, अलंकृत ईंटों का प्रयोग। अलंकृत, देखो वक्राकार ईंटें होगी तो चनहुदड़ो चले जाना, और अगर अलंकृत ईंटें होगी तो कालीबंगा चले जाना। अलंकृत सजी हुई, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य। कच्ची ईंटों के भी मकान यहां मिले हैं। ठीक है,
अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है सर, कोई समस्या है? नोट लिखिए, नोट। जल निकासी की स्पष्ट व्यवस्था का अभाव। जल निकासी की स्पष्ट व्यवस्था का अभाव। जैसे हर जगह नालियां मिली है ना पूरी तरह से कवर्ड, वैसे कालीबंगा में नालियों का अभाव रहा है। तो प्रॉपर वाटर जो एक्सक्रीशन था, मतलब जो निकलने की व्यवस्था थी, वो बेहतर नहीं था। ठीक है, डन। इतनी बातें आप अगर ध्यान रख लेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी को बताना होगा तो बताइएगा, नहीं तो मत बताइएगा, कि घग्गर नदी का ही प्राचीनतम नाम सरस्वती भी माना जाता है। तो अगर कभी घग्गर नदी 9 ऑप्शन में दे और कालीबंगा दे दे और सरस्वती प्राचीन नाम में रख दे, तो आप उसे उत्तर कर दीजिएगा। सरस्वती घग्गर का ही प्राचीनतम नाम माना जाता है। डन। या घग्गर का प्राचीनतम नाम सरस्वती था, ऐसा मान लीजिए। डन। चलिए लिखेंगे बनावली। अगला 2-3 लाइनें छोड़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नया शहर। अगले शहर की खोजबीन करेंगे और वो है बनावली, हरियाणा में पड़ता है भाई। बनावली हरियाणा, सरस्वती नदी के तट पर। खोज करता है R.S. विस्ट। खोज करता R.S. विस्ट। जिले का नाम हिसार, हरियाणा हिसार, जिले का नाम हिसार। तो हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर बनावली के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब बनावली नाम का शहर जो है वो मिलता है। अगले पॉइंट में लिखिए, मिट्टी का बना हल और खिलौने। अगर कोई पूछ ले कि मिट्टी से बना हल और खिलौने कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो वो कहाँ प्राप्त हुए हैं? मिट्टी से नहीं बोलता ना, तो कभी टेराकोटा से बोल देता है, टेराकोटा से बना हुआ, तो मिट्टी से ही बने हुए हैं वो। तो मिट्टी से बने हुए हल और खिलौने जो है कहाँ से? बनावली से। अगला पॉइंट लिखिए, बढ़िया किस्म की जौ। बढ़िया किस्म की जौ। जला हुआ जौ पूछे तो राजस्थान चले जाना, बढ़िया जौ पूछे तो हरियाणा चले आना। ठीक है, लिखिए, एक अर्धवृत्ताकार ढांचा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट लिखिए, यहां से, या केवल ऐसा लिख लीजिए, एक अर्धवृत्ताकार ढांचा प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर कुछ विद्वान, एक अर्धवृत्ताकार ढांचा प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर कुछ विद्वान यहां मंदिर होने की संभावना को व्यक्त करते हैं। कुछ विद्वान यहां मंदिर होने की संभावना को व्यक्त करते हैं। लिख लो, जल निकासी व्यवस्था का अभाव। मतलब जैसे कालीबंगा में नहीं मिला है, वैसे यहां पर भी कोई साक्ष्य नालियों का या जल पर उसका निकासी का नहीं मिला है। तो जल निकासी प्रणाली का अभाव। ठीक है सर, लिखिए 2-3 लाइन छोड़ करके अगला शहर धौलावीरा। अगला शहर धौलावीरा। लिखिए, धौलावीरा जहां लिखा है उसे क्या, आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए सफेद कुआं। तो अगर कोई पूछ ले धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सफेद कुआं। धौला मतलब वाइट, वीरा मतलब वेल, राइट। लिखिए, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित, गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित या स्थित खोज जगपत जोशी द्वारा, खोज जगपत जोशी। बहुत लोड मत लीजिएगा कि सब याद कर लेना है, पढ़ते रहो बस, ठीक है ना, पढ़ते रहेंगे याद हो जाएगा। जगपत जोशी द्वारा किया गया। हाँ, एक और नाम लिख लीजिए, खोज जगपत जोशी लिखे हैं ना,
उसी के आगे लिख लीजिए उत्खनन मतलब खुदाई, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा खोज की गई जगपत जोशी द्वारा, और उसका उत्खनन किया गया, खुदाई करवाई गई किसके द्वारा? रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा उसकी खुदाई करवाई गई। ठीक है, तो दो नाम इनसे संबंधित हैं। लिखिए एकमात्र शहर जो 3 भागों में विभाजित था, एकमात्र शहर जो 3 भागों में विभाजित था। एक्चुअली हुआ ये था कि एक टीला मिला हुआ था, तो टीले की खुदाई प्रारंभ हुई ना, ऐसा माना गया कि इसमें कुछ ना कुछ रहा होगा, तो इसीलिए ये ऊंचा स्थान बन गया है। तो जब इसकी खुदाई प्रारंभ हुई तो खुदाई, वैसे इसकी खोज तो जेपी जोशी ने करी थी, लेकिन आज भी इसकी खुदाई जो है वो बिष्ट साहब के निर्देशन में चल रही है। वर्तमान समय में धौलावीरा अभी खुदाई के प्रोसेस में है। तो वहां पर एक्चुअली क्या हुआ, ऊंचे स्थान पर एक पुराना कुआं मिला, जिसके कारण इसका नाम जो है धौलावीरा रख दिया गया। तो कुआं वहां पे साक्ष्य में मिला था, नहीं पूछेगा, ये आपकी समझ के लिए है केवल। ठीक है ना, तो वेल से रिलेटेड है तो धौलावीरा, व्हाइट वेल ना, तो वहां एक कुआं प्राप्त हुआ था, इसी के आधार पर उसका नाम क्या रख दिया गया? धौलावीरा रख दिया गया। चलिए लिखिए पॉइंट, ये 3 भागों में विभाजित था ना, तो नंबर 1 नंबर 2 लिख लीजिए। नंबर 1 किला, नंबर 2 मध्य नगर, और नंबर 3 निचला नगर। अरे इसी को बोलते हैं सीटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। दुर्ग या किला, नंबर 2 मध्य नगर मतलब बीच का शहर, और नंबर 3 लोअर टाउन मतलब निचला नगर, निचला शहर। बताया था सबसे जो ऊंचा वाला है वहां पे सामान्यतः प्रशासनिक लोग रहते थे, बड़े लोग, उसके बीच में जो है वो उनसे मध्यम, और निचले वर्ग पे केवल लेबर जो था वो वर्ग रहा करता था। और ये जो पुरोहित लोग थे वो सबसे ऊंचे मतलब कि उसमें दुर्ग में रहा करते थे, और यही लोग दोनों शहरों में जाकर के अनुष्ठान, पूजा पाठ ये सब करवाया करते थे। डन, ठीक, लिखिए अगला। नेवले की पत्थर की मूर्ति, धौलावीरा से ही नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई। लिखिए अगला पॉइंट, सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर वाला सूचना पट प्राप्त हुआ। सिंधु लिपि के 10 अक्षरों वाला सूचना पट मतलब निर्देश, कुछ ऐसा लिखा है उस पे, 10 लिपियां रखी गई हैं, 10 चित्र बने हैं, तो 10 अक्षरों वाला सूचना पट लिख लीजिए, सूचना पात्र लिख लीजिए ना, मतलब नोटिस बोर्ड, ना समझ में आए तो अंग्रेजी में लिखिए नोटिस बोर्ड मिला है। लेकिन चूंकि हम लिपियां पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या लिखा है। ठीक है, हाँ, कहीं से अगर ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा सफेद कलर के पत्थर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो भैया सफेद से सफेद रिलेट कर लेना, धौलावीरा। तो सबसे ज्यादा सफेद कलर के जो पत्थर प्राप्त हुए हैं, पॉलिश्ड, बाकायदे पॉलिश किए हुए सफेद जो पत्थर प्राप्त हुए हैं, सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त होंगे? धौलावीरा। अरे धौलावीरा, धौला मतलब सफेद, कुआं ऐसा हो गया ना, तो रिलेट कर लेना, सफेद पत्थर भी जो है सामान्यतः सबसे ज्यादा धौलावीरा से भी प्राप्त हुए। नोट में लिखिए, नोट नोट नोट। धौलावीरा, धौलावीरा भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। धौलावीरा भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला तो राखीगढ़ी है ना, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? धौलावीरा। ठीक है सर, देखिए उत्तम जल प्रबंधन, धौलावीरा किसके लिए और जाना जाता है? जल प्रबंधन बहुत बढ़िया था वहां का। एक्चुअली यहाँ के लोग जल संरक्षण तक जानते थे, उन्होंने बांध बनाए थे, जलाशय बनाए थे पानी बचाने के लिए। तो धौलावीरा जो है जल प्रबंधन का सबसे उत्तम साक्ष्य लेके रखता है। तो जल प्रबंधन, जल प्रबंधन मतलब केवल जल निकासी नहीं हुआ, नालियां बनी थी, नालियां तो बहुत जगह बनी हुई थी। जल प्रबंधन मतलब कि बारिश के जल को संरक्षित किया जा सके,
ना, बांध बना लिया था उन्होंने। तो ये सब कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा व्यवस्थित जल का प्रयोग या प्रबंधन जो है वो कहाँ मिलता है? धौलावीरा में मिलता है। वैसे तो हमें लोथल में भी जल प्रबंधन की देखरेख मिलती है। वो जहाज से जब जल आता था तो आगे काट दिया गया था दरवाजे की तरह, ताकि एक्सेस जो जल हो वो निकल जाया करे ना। तो वहां पर भी नाव चलाने के लिए जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन जब जल प्रबंधन की बात की जाए, डैम की बात की जाए, बांधों का निर्माण की बात की जाए, तो वो किससे संबंधित है? धौलावीरा से। कोई समस्या है? 2-3 लाइन छोड़िए और फिर लिखिए रंगपुर। रंगपुर पॉइंट नंबर 1 लिखिए, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित धान की भूसी का प्रमाण इंपॉर्टेंट है। चावल लोथल से धान की भूसी कहां से मिली? रंगपुर से। ठीक है, चलो चलो अगला लिखो, रोपड़। रोपड़ सतलज नदी के तट पर। पॉइंट नंबर 1, सतलज नदी के तट पर। पंजाब प्रांत में, भारत के पंजाब, पंजाब पाकिस्तान में भी है, तो भारत के पंजाब प्रांत में सतलज नदी के तट पर स्थित है। खोजकर्ता जरूरी हैं, ध्यान रखना, यज्ञ दत्त शर्मा। यज्ञ दत्त शर्मा। मनुष्य के साथ कुत्ते के दफन का साक्ष्य। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफन का साक्ष्य। पालतू कुत्ते के दफन का साक्ष्य। आधुनिक नाम रूपनगर। आधुनिक नाम रूपनगर, तो रोपड़ को ही रूपनगर कहते हैं वर्तमान समय में। आधुनिक नाम रूपनगर। रूपनगर, ठीक है सर। अगला लिखिए सुरकोटडा। 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 सुरकोटडा ना। पहला पॉइंट लिखिए, गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित। गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित घोड़े का साक्ष्य, ब्रैकेट में लिख लेना विवादित। घोड़े का साक्ष्य लेकिन विवादित है। घोड़े का अस्थि पंजर मिला है लेकिन विवाद में है, ठीक है ना। तो कौन सा जानवर विवादित है? घोड़ा। घोड़ा वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख जानवर हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हड़प्पा काल में ये विवाद है कि कुछ लोग कहते हैं कहीं से दांत के साक्ष्य मिले, कहीं अस्थि पंजर मिला है, तो हम आज के घोड़े से मैच करवाते हैं कि शायद ये घोड़े का ही रहा होगा। लेकिन इस बात पे अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। और अगर घोड़ा रहता ही तो और जगह से साक्ष्य मिलने चाहिए ना। तो एक ही जगह से मिला है तो हम श्योर नहीं हो सकते, इसीलिए हम कहते हैं शायद रहा होगा। डन। इतिहास को हम कल्पना मात्र से ही तो पढ़ पा रहे हैं, या हमारे पास जो वर्तमान की नॉलेज है उसी के बेस पे पढ़ पा रहे हैं। कोई ऐसा पुख्ता खबर तो मिलती नहीं है कि नहीं नहीं था, हम तो थे उस समय, हमने देखा था घोड़ा दौड़ते हुए ना। ऐसा कोई कहने वाला मिले तो हम लोग समझें, या हमको अगर घोड़ा सच में था तो कई जगहों से साक्ष्य मिलने चाहिए, समझ रहे हैं? और ज्यादा जगहों से साक्ष्य मिलते तो प्रमाणित हो जाता। ये थोड़ी समस्या है। चलिए क्या लिख लिया? सुरकोटडा लिख लिया। लिखिए अगली हेडिंग,
राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। हरियाणा के जींद जिले में, जींद, हरियाणा के जींद, जा में बड़ी की मात्रा, बिंदी दा, जींद जिले में घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर स्थित है ना। अगले पॉइंट में लिखिए खोजकर्ता सूरज भान, सूरज भान जी ने खोज की थी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखे रखो, पढ़े रहो। सूरज भान, लिखिए भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। देखो हड़प्पा सभ्यता भारत और पाकिस्तान में बढ़ गई है ना अब, तो इसीलिए पाकिस्तान में बहुत सारे, ज्यादातर क्षेत्र पाकिस्तान में है। तो अगर मैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कहूं तो आपको मोहनजोदड़ो बताना पड़ेगा, लेकिन जब भारत में स्थित सबसे बड़ा बोलूं तो राखीगढ़ी बताना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर हड़प्पा बताना पड़ेगा। और अगर मैं बोलूं भारत में अवस्थित दूसरा सबसे बड़ा शहर, कौन सा बताना पड़ेगा? धौलावीरा, धौलावीरा बताना होगा, ठीक है, याद रखा करो, इतना जल्दी भूलने की कोई जरूरत नहीं। वो पूरे हड़प्पा सभ्यता का है जो भारत पाकिस्तान मिला करके। जैसे पूछे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर हड़प्पा ना। लेकिन भारत में स्थित, हड़प्पा भारत में थोड़ी है, वो तो पाकिस्तान में चला गया है। तो भारत में जितने स्थल हैं उन स्थलों में सबसे बड़ा राखीगढ़ी है और दूसरे नंबर पे धौलावीरा। समझ पाए? ठीक है सर, चलो सर लिखो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। रोपड़ के खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा, और वही आलमगीरपुर के भी है। हाँ? तो लिखिए मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर, मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कराया गया, मतलब उत्खनन डैश यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, लिखिए मांडा, अगली लाइन मांडा, जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू में अखनूर तहसील में स्थित, जम्मू में अखनूर तहसील में चिनाब नदी के किनारे स्थित, ऐसा लिख लीजिए। ये जिन्होंने लिख लिया हो वो ब्रैकेट में चिनाब नदी लिख लेना। चिनाब नदी के किनारे स्थित, अखनूर तहसील में चिनाब नदी के किनारे स्थित। खोज जेपी जोशी ने, जेपी जोशी ने, फिर मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा नाम रटने की जरूरत नहीं है, विशेषताएं पढ़े रखना, ठीक है ना। डन। अब केवल कुछ बातें ऐसे लिखो, लिखो भगवानपुरा, भगवानपुरा डैश हरियाणा कुरुक्षेत्र जिला, भगवानपुरा हरियाणा कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र जिला। लिखो नौसारो, नौसारो पाकिस्तान बलूचिस्तान, नौसारो पाकिस्तान बलूचिस्तान। नौसारो में एक बात मिली थी ना, सिंदूर लगाई हुई बहुत सारी मूर्तियां मिली हुई, तो सिंदूर के साक्ष्य जो है वो यहां पे मिले हुए हैं। मांग में सिंदूर वाली स्त्रियों की मूर्तियां मिली हुई हैं, ठीक है ना।
और वो वर्तमान समय में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है सर, बस इतना ही ध्यान रखिए, इतना रट के रखिए। अब चलिए पॉइंट पॉइंट करते हुए मैं एक एक बात ऐसे लिखवाते जाता हूं, आप लिखते चलिए। लिखिए, नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन सभ्यता मानी जाती है। समकालीन सभ्यता मानी जाती है। देखिए यह सभ्यता, अगली लाइन, यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक थी, वो मात्र देवी की मूर्ति मिली है ना, तो हम ऐसा मानते हैं कि मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन कालीबंगा से युगल समाधान, कालीबंगा से प्राप्त युगल समाधान, युगल मतलब एक साथ ना, युगल समाधान सती प्रथा का संकेत भी करता है। हाँ, तो लिख लो, लोथल से प्राप्त, हाँ लोथल से प्राप्त प्लीज। वैसे कालीबंगा से भी एक युगल समाधान मिला है, एक मिला है ना, लोथल में ज्यादा मिले हैं। ठीक है, तो आप अगर कालीबंगा भी लिखें तो काटने की जरूरत नहीं है, या उसको ऐसा लिख लीजिए, लोथल और कालीबंगा से प्राप्त युगल समाधान सती प्रथा की का संकेत करते हैं। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। एक्चुअली लोथल से हमने 3 प्राप्त किए हैं और कालीबंगा से एक युगल समाधान प्राप्त हुआ है, तो दोनों एक तरीके से सती प्रथा की तरफ इशारा करता है। पता नहीं था या नहीं था, क्योंकि 3 मिल जाना इतनी बड़ी सभ्यता में कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी सभ्यता में 3 केवल युगल समाधियां मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ हो और उसमें एक साथ डेथ हो गई हो, तो लोग 2 गड्ढा ना खोदना चाहे हो ना, और मतलब पॉसिबल है, तो हो सकता है ऐसा भी रहा हो। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि हो सकता हो कि अलग अलग भी दफना सकते थे, लेकिन ऐसी प्रथा रही हो, तो ऐसी प्रथा को आज से जोड़ा जाए तो सती प्रथा ही आती है। ठीक है, तो ये सब केवल और केवल कोई तथ्यात्मक बातें नहीं, इसीलिए हर जगह क्या है, कहा जा रहा है कि हो सकता है। डन, ठीक है, चलिए। क्योंकि देखो अभी हमारे पास जो हम सभ्यता पढ़ रहे हैं ना, इसके लिखित साक्ष्य नहीं है, और जब तक लिखित साक्ष्य नहीं है तब तक हम था नहीं यूज कर सकते, हम हो सकता था ही बोलेंगे, राइट, इतिहासकार भी यही बोलेंगे। लेकिन जब वैदिक सभ्यता चालू हो जाएगी और वहां से हमें वेदों के साहित्यों के प्रमाण मिल जाएंगे, तो हम कहेंगे कि फला इस किताब के अनुसार यह व्यवस्था थी, सामंतवाद का उदय तब हुआ, ऐसा बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हो सकता है कि हुआ हो। ठीक है, तो अभी हमारे पास लिखित प्रमाण नहीं है, इसीलिए हम हर चीज को संभावनाओं में व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए डाउट बनेंगे पढ़ते समय प्रश्नों में ना, तो बनेंगे तो एक बार पढ़ के रखोगे तो स्पष्टता आएगी कि हाँ हम पे जाना किधर है, मतलब कौन से वाले को उत्तर करना है। ठीक है, चलो लिखो अगला पॉइंट। सैंधो सभ्यता, सैंधो सभ्यता का आर्थिक जीवन, का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार पर आधारित था। कृषि, पशुपालन, शिल्प मतलब कला, और व्यापार पर आधारित था। नोट में लिख लीजिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार कृषि के प्रमुख होने की तरफ संकेत करता है। कृषि के प्रमुख
आधार होने की तरफ संकेत करता है। अरे भाई, आधार तो ढेर सारे हैं ना, मोहरें मिली हैं तो व्यापार भी था, पतन भी था, सब होता था, लेकिन हमें अन्नागार मिला है इतना बड़ा, तो निश्चित तौर पर ये लोग कृषि अच्छी करते रहे होंगे। तो कृषि जो है वो प्रमुख थी, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, पूछे कि क्या केवल कृषि होती थी क्या? नहीं, लेकिन सब में से ज्यादा लोग कृषि करते रहे होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। भारत में कपास की खेती की जाती थी और यह सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल थी। कपास की खेती की जाती थी और यह सिंधु सभ्यता की, यह सिंधु सभ्यता की, यह सिंधु लोगों की, यह सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख, यह मूल फसल थी। इसके अलावा भी वो जौ, बाजरा, गन्ना न ये सब उगाते थे, लेकिन प्रमुख रूप से कपास। और कपास प्रमुख होने के कारण इसको हिंडन और सिंडन भी कहा गया है। भाई जो सा को हा पढ़ते थे, जो सिंधु को हिंदू पढ़े ना, वही सिंडन को हिंडन भी पढ़े। राइट, ठीक है, चलिए। देखिए, ऊंट की हड्डियां कई स्थानों से प्राप्त हुई हैं, लेकिन किसी मुद्रा पर ऊंट का चित्र नहीं मिला। ऊंट की हड्डियां कई स्थानों से प्राप्त हुई, लेकिन किसी मुद्रा पर ऊंट का चित्र नहीं मिला। लाइन चेंज करके लिखिए। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः शांति प्रिय थे। सिंधु सभ्यता के लोग प्रमुखता से या मुख्यतः शांति प्रिय थे। देखो, कभी कभी कंफ्यूज करेगा, जैसे मान लो कि क्या 100 में से 100 के लोग के पास कोई हथियार नहीं था क्या? छोटे मोटे हथियार मिले, चाकू मिला है, बल्लम मिला है, वो तीर धनुष मिला है ना। अब इस एक आध दो अस्त्र मिल जाने से हम पूरी सभ्यता को हिंसक नहीं बोल सकते। इसीलिए अगर कल कोई पूछे कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो युद्ध करने वाले थे या शांति प्रिय थे? शांति प्रिय थे। लेकिन क्या हम 100% कह सकते हैं क्या शांति प्रिय? नहीं, प्रमुखता से वो शांति प्रिय थे। इसका छिपा हुआ अर्थ है कि एक आध दो चार रहे होंगे जो लड़ाई झगड़े पे विश्वास करते रहे, है? तो प्रमुखता से हम क्या रहे? शांति प्रिय रहे। केवल शांति प्रिय इसलिए नहीं कह सकते कि वो एक तीर धनुष कौन चलाता था। अगर एक तीर धनुष मिला है तो कोई ना कोई चलाता रहा होगा ना, और चलाता रहा होगा इसका मतलब युद्ध या हिंसा की तरफ थोड़ी बहुत संकेत तो हो ही रहे हैं। डन। तो इसका मतलब ज्यादातर वो कैसे हैं? शांति प्रिय हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसे साक्ष्य नहीं मिले। लिखिए, यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाती है, क्योंकि क्योंकि तांबे और टिन के साथ कांसे का भी प्रयोग होने लगा था। क्योंकि तांबे और टिन के मिश्रण से कांसे का भी प्रयोग होने लगा था ना। कोमा करके आगे लिख लो, इस सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं है। ऐसे पूछ लेगा। अच्छा, कहां से बोले? इस सभ्यता, मैंने कहा सभ्यता तांबे और टिन के मिश्रण से कांसे का प्रयोग करने लगी थी। तो कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि इसमें कांसे का प्रयोग होने लगा था। तो इस समय ये लोग तांबा जानते हैं, टिन जानते हैं, कांसा जानते हैं, लोहा नहीं जानते। सोना चांदी भी जानते हैं, अगर सोने वोने की बात की जाए तो वो भी इस समय है, लेकिन लोहा नहीं है। लोहा आगे चल के मिलेगा, ठीक है ना। आयरन नहीं है। अगर कल कोई पूछ ले कि आयरन
का प्रमाण है कि नहीं है? कौन सी धातु से एकदम जानकार नहीं थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? तो लोहा नहीं जानते थे ना। लोहा जानते होते तो हथियार भी बना लेते। आगे चल के मगध, जब 16 महाजनपदों का उदय होगा तो मगध को मिलेगा झारखंड वाला रीजन, और झारखंड वाले रीजन में आज भी जैसे अतरंजी खेड़ा, आज भी वहां पे बहुत सारी जगह हैं, ये तो मैं पुरातन स्थल की बात कर रहा हूँ, आज भी वहां पे बहुत सारा आयरन ओर है। आयरन ओर है तो वहां लोहा मिलेगा और लोहे से फिर लोहे का प्रयोग होगा। तो मगध एक ऐसा शासक मतलब राज्य था जहां पे लोहे का सर्वाधिक प्रयोग सबसे पहले हुआ, इसीलिए वो ताकतवर होता चला गया था। जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा होगी। अगले पॉइंट में लिखिए सर, इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। और वो सब याद है ना कि कौन सा पत्तन शहर है, कहां से क्या मिला ना, तो इसको लिखवाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लिखिए, ये बताया था लॉस्ट वैक्स टेक्निक से हम लोग बनाते थे मूर्ति, तो लिखवाया भी है। लिखिए लिखिए लिखिए, धातु मूर्तियां लुप्त मोम लॉस्ट वैक्स तकनीक, लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। ठीक है, कल कोई पूछ ले कि गाय की कोई मूर्ति मिली है क्या? नहीं मिली है ना, गाय की कोई मूर्ति नहीं प्राप्त है। लिखिए अगली लाइन, मोहरें अधिकांशतः सेलखड़ी से बनी होती थी। मोहरें अधिकांशतः सेलखड़ी, स्टीटाइट ना, सेलखड़ी से बनी होती थी। जिनका आकार चौकोर, आयताकार या वर्गाकार होता था। जिनका आकार चौकोर, आयताकार या वर्गाकार होता था। कहीं कहीं ना गोलाकार भी, अंडाकार भी मिली हैं, लेकिन प्रमुखता से जिनकी ज्यादा संख्या है हम उसी को आधार मानते हैं। तो प्रमुख रूप से हम कहेंगे कि ये आयताकार या वर्गाकार चौकोर मिली हुई है। ठीक है ना। पशुपति मोहर की एक्सप्लेनेशन हो ही गया है, हम लोग लिख ही चुके हैं। लिखिए, इस सभ्यता के लोग मृद भांड को सजाने के लिए, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब भांड में जौ वाला भांड, मतलब भांड एक वो होता है बड़ा सा गगरी टाइप का ना, पहले लोग उसी में वो अनाज वनाज रखते थे। मुझे याद है आज ही रखे हुए थी, तो जब कभी उनको उसमें से धान वान निकलवाना होता था ना, तो वो हम लोग को बुलाती थी और खाने पीने का लालच देती थी। और छोटे थे बच्चे तो छोटे बच्चों को उसी में ना कि चले जाओ इसी में, और वहाँ से कटोरा भर भर के ऐसे देते रहना ना। तो खाने पीने के लालच में बच्चे जो है वो पूरा का पूरा क्या बोलते थे उसको, भांड कुछ और एक बोलते हैं नहीं, हाँ बोलिए। छोड़ तो छोटी हो गई, बड़ी होती धान रखने वाली। अच्छा ठीक है, जो भी होती है ठीक है, कुछ होता था बड़ा सा घड़ा ऐसा मान लीजिए। चलिए ठीक, लिखिए। उसे सजाने के लिए क्या लिखा? सजाने के लिए लाल अथवा गुलाबी रंग का प्रयोग, उसे, अरे एक मिनट रुकिए, उसे रंगने के लिए, सजाना जहां लिखिए प्लीज वहां लिखिए, उसे रंगने के लिए लाल और गुलाबी रंग का प्रयोग होता था, जबकि अलंकरण के लिए काले रंग का प्रयोग किया गया है। अलंकरण, सजाने के लिए काले रंग से उस पर चित्र बनाए गए, कोई त्रिभुज बना देता है ना, कोई वृत्त बना देते हैं, कोई वर्ग बना देते हैं, पीपल की पत्ती बना देते हैं, खजूर की पत्ती बना देते हैं, केले की पत्ती बना देते हैं, बैल बना देते हैं, हिरन बना देते हैं, बारहसिंगा बना देते हैं, मोर बना देते हैं,
बतख बना देते हैं, मछली बना देते हैं ना, तो ये सब काले रंग से उसी पर बना दिया जाता था। तो आप देखें जरा सा, तो जब लाल या क्या कहते हैं गुलाबी रंग का घड़ा हो उस पर काले रंग से बनाएंगे तो दूर से दिखेगा ना, तो काले रंग से उस पर चित्रकारियां कर दी जाती थी। डन, ठीक है सर, लिखिए। अगले पॉइंट में लिखिए, लोथल से प्राप्त मृद भांड में एक वृक्ष के ऊपर, एक या एक वृक्ष पर, ऐसा लिख लीजिए, मृद भांड पर, एक वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक चिड़िया को दर्शाया गया है। पकड़े हुए एक चिड़िया को दर्शाया गया है, जो कि पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानी चलाक लोमड़ी से मिलती है, जो कि पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानी या कथा चलाक लोमड़ी को दर्शाता है या से मिलती जुलती है, ऐसा लिख लीजिए। चलिए लाइन चेंज करके लिखिए, सैंधव सभ्यता के लोग प्राकृतिक पूजा का समर्थन करते थे। सैंधव सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, प्रकृति पूजक थे। धर्म के प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित नहीं थे। धर्म के प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित नहीं है, लेकिन मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, और वो कौन सा था साधु, दाढ़ी वाला साधु, पशुपति की मुहर, ऐसा लिखिए, पशुपति की मुहर, दाढ़ी वाले साधु कुछ और कहते हैं ना, प्रीस्ट किंग, पुरोहित, पुरोहित राजा की मूर्ति, या ना पुरोहित राजा की मूर्ति, कौमा पशुपति मुहर आदि धर्म की ओर संकेत करते हैं। मतलब धर्म था, लेकिन बहुत ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत सारे मंदिर मिल गए हैं, तो बहुत प्रत्यक्ष नहीं था। पुरोहित राजा की मूर्ति और पशुपति की मुहर धर्म की ओर संकेत करते हैं। लिखिए अगला लाइन, सैंधव सभ्यता के लोग, सैंधव सभ्यता के लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। पारलौकिक मतलब लाइफ आफ्टर डेथ, पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे। ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रतीकात्मक समाधि, नहीं ऐसा लिखिए, लिख लिए ना, पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे, ब्रैकेट में लिख लीजिए शव के साथ जरूरत की वस्तुओं को दफनाना, शव के साथ जरूरत की वस्तुओं को दफनाना। तो जैसे उनके साथ थाली, प्लेट, चम्मच, उनके खाने पीने की वस्तुएं, ये सब अगर दफना दो तो इसका मतलब है कि भविष्य में या रास्ते में कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो वो इसी में से लेते खाते रहेंगे ना। तो लाइफ आफ्टर डेथ, अरे आज भी तो हम लोग यही करते हैं, किसी की डेथ होने के बाद 13 दिन तक उन्हें पानी और खाने की व्यवस्था करते हैं। एक व्यक्ति जो है वो लगातार 13 दिनों तक, ऐसा मान्यता है शास्त्रों में कि वो 13 दिन का रास्ता है ना। अब सोचो अगर वो गाय नहीं मिली बैतरणी में तो हो सकता है बहुत दिन लग जाए, तो ऐसे ही जो गैया भाग जाती होगी तो वो आत्मा भटकती रहती होगी ना। कई एक बार तो ब्राह्मण यह भी बताते हैं पंडित जी कि आपके यहाँ जो पितृ हैं उनका ठीक तरीके से श्राद्ध नहीं हुआ है, तो आप उन्हें पुनः
बड़ी श्राद्ध छोटी श्राद्ध ना ऐसे श्राद्ध करवाते हैं कि वो करिए इससे कि उनको शांति मिले, नहीं तो उनकी आत्मा भटक रही है ना। जैसे आदमी जीवित रहे और खुश हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आदमी अगर मर जाए और खुश हो जाए, जैसे कोई मृत आत्मा हो और आप पर प्रसन्न हो जाए, यही है दुनिया। देखो जब जीवित है तो आदमी मानता रहता है, मर जाने के बाद अगर वो खुश है तो फिर कहता है नहीं नहीं दूर रहो। और अगर मान लो आप ऐसा कुछ हो भी जाता है तुरंत फिर चले जाते हो कि इसको उतरवाओ कैसे भी ना। तो भाई हम पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण ना, कलश समाधान, इन सब के भी वो मिले हुए हैं। और प्रतीकात्मक समाधि भी मिली है। प्रतीकात्मक समाधि का मतलब है डेड बॉडी नहीं मिली, उनकी जरूरत की वस्तुओं के साथ ही दफना दिया गया। ठीक है, चलो अगले पॉइंट में लिखो। सिंधु सभ्यता के पतन को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सिंधु सभ्यता के पतन को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ना? जिसके कारण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए हैं। पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए, बाढ़। बाढ़ डैश करके लिख लीजिए मार्शल, जॉन मार्शल, या मार्शल ही केवल लिखिएगा, जॉन मार्शल वो वाले नहीं है ये, मार्शल। हाँ बाढ़, मार्शल का मानना है कि बाढ़ के कारण जो है, हाँ क्योंकि जॉन मार्शल का कहना है, जॉन मार्शल ही है, जॉन मार्शल कहना है कि हमारे देखते देखते लगभग जो है 7 बार बाढ़ आई थी मोहनजोदड़ो में। तो 7 बार बाढ़ आई तो उनका ये मानना है कि इतनी बार बाढ़ आएगी मतलब वो पूरी सभ्यता खत्म हो गई। लेकिन चलो सभ्यता खत्म हो गई तो आदमी भी खत्म हो गए क्या? नहीं, कुछ एकाध तो जीवित रह जाते जो कहीं पर इंटरव्यू दे रहे होते ना, कि हम जो है वो हड़प्पा सभ्यता से आए हैं, आपको अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, या जो लिपि मान लीजिए जो आप ना समझ पा रहे हो तो बताइए, हम बताते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ, तो इसको बहुत प्रमाणित नहीं मानते। नंबर 2 लिख लीजिए, आर्यों का आक्रमण। नंबर 2, आर्यों का आक्रमण। कुछ लोग मानते हैं कि आर्य घोड़ों से आए तलवार लेकर के और सबको मार डाले, और फिर जो है फिर सारी तलवार जो है वो गायब कर दी, और जितनी खोपड़ियां कटी थी उन्हें भी गायब कर दी, और जितनी शरीर पे उसके निशान थे फिर आयुर्वेद के माध्यम से उस पर दवा ववा लगा करके सारे शरीर के निशान भी मिटा दिए। क्या ये पॉसिबल है? क्या नहीं है। तो मतलब आर्यों का आक्रमण अगर पूरी सभ्यता को समाप्त कर दे तो यह भी तथ्य बहुत कन्विंसिंग नहीं लगता। हो सकता है 2 4 10 को मार दिए हो, ऐसा हो सकता है कि बाढ़ ने 100 में से 80 को खत्म कर दिया हो और आर्यों ने 20 को मार दिया हो, संभव है। लेकिन अगर कहा जाए कि पूरी पूरी सभ्यता केवल और केवल आर्यों के आक्रमण की वजह से समाप्त हो गई तो ये उचित नहीं है और स्वीकार्य भी नहीं है। लिखिए आगे, गार्डन चाइल्ड, मैके, पिगट, गार्डन चाइल्ड, गार्डन, हाँ नाम है, एक आदमी का नाम है गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड एक व्यक्ति का नाम हो गया। दूसरे का नाम लिखिए मैके। मैके, माँ मैं में ए की मात्रा, का में ए की मात्रा, मैके। फिर लिखिए पिगट। पिगट, पा में छोटी की मात्रा, आधा गा पूरा गा, फिट्टा ना। हाँ बहुत कठिन नाम रखते थे ये लोग। इन विद्वानों का मानना है कि, अच्छा पूछेगा नहीं कभी, टेंशन मत लो कि मतलब पूछेगा किसके कारण कौन, वो तो मैं ऐसे ही नोट्स में आपके ऐड करवा दे रहा हूं। लिखो जलवायु परिवर्तन। हाँ जलवायु परिवर्तन के आगे लिख लीजिए आर.एन. स्टाइल और अमलानंद घोष। आर.एन. स्टाइल, हाँ आर.एन. आ में बड़े आ की मात्रा, रा में ए की मात्रा, फिर ना, आर.एन. स्टाइल और अमलानंद घोष। इनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन हुआ, बहुत बारिश हुई। अच्छा जलवायु परिवर्तन ही सबसे स्वीकार्य कारण माना जाता है। क्यों? जलवायु परिवर्तन से बाढ़ भी आ सकती है, जलवायु परिवर्तन से तूफान भी आ सकता है,
जलवायु परिवर्तन से और भी महामारी भी फैल सकती है ना। तो जलवायु परिवर्तन एक ऐसा कारण है जो कई कारणों को आपस में समेट के रख लेगा। तो जलवायु परिवर्तन को लोग ज्यादा मानते हैं कि चलो बाढ़ भी आई रही होगी तो जलवायु परिवर्तन ही रहा होगा, क्योंकि कोई एक कारण, तो महामारी भी आ जाए तो केवल महामारी समाप्त नहीं कर पाएगी पूरी सभ्यता को। हो सकता है एक साथ ऐसी 20-25 चीजें हो गई हो कि लोग सरवाइव ना कर पाए हो, तो वो तो जलवायु परिवर्तन जैसा ही कुछ बड़ा ना वेग टर्म हो सकता है जिसमें ये स्पष्ट ना हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। डन। तो जलवायु परिवर्तन ज्यादा स्वीकार्य है ना आर्यन स्टाइल ने। और भी लोगों ने कुछ कहा है कि विदेशी व्यापार में गतिरोध, विदेशी आक्रमण हो गए होंगे ना। तो बस इतना ही ध्यान रखिए। कुछ लोग महामारी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं साधनों का इतना उपयोग हो गया कि वहां का संसाधन ही खत्म हो गया। साधनों का इतना प्रयोग कर लिए कि सब संसाधन ही खत्म हो गया, तो लोग बिना संसाधनों के रहने लगे और मर गए। जैसे आज जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो कहते हैं ना कि पानी कम प्रयोग करो। वो दिल्ली में पानी नहीं आता तो बगल वाले से हरियाणा से पानी जाता है। हरियाणा वाले इतनी सिंचाई कर ले रहे हैं पंजाब वाले कि उनका भी पानी खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। समय कितना हुआ? 3:10, 2 मिनट और। तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो कुछ लोग का कहना है कि संसाधन का अतिशय प्रयोग हो गया, ज्यादा प्रयोग हो गया, इसलिए खत्म हो गए। कुछ लोग का ये मानना है कि नदियों ने रास्ते बदल दिए। और कुछ लोग तो ये कहते हैं, एक व्यक्ति हैं दिमित्रेव, इन्होंने कहा अदृश्य कोई गाज गिर गई थी। गाज गिरना मतलब समस्या। कहते हैं अदृश्य कोई ऐसी समस्या आ गई जिसको आज तक लोग समझ ही नहीं पाए, इसीलिए सभ्यता गायब हो गई। तो इन सब में ज्यादा थोड़ा बहुत तार्किक जो है वो जलवायु परिवर्तन वाला लगता है। कैसे सभ्यता गई किसी को नहीं पता, लेकिन समाप्त हो गई ये निश्चित है। और इसके बाद एक नई सभ्यता आई जिसे आप वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक काल में आर्य भारत आए। आर्यों का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्यों के आगमन को लेकर के भी बहुत से लोगों में लड़ाई है। कुछ लोग कहते हैं मिडिल ईस्ट से आए हैं, और हमारे बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि वो नॉर्थ पोल से आए हैं। कुछ लोग कहते हैं अफगानिस्तान से चले आए, कुछ लोग कहते हैं इराक से चले आए ना। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मर्षि देश से आए हैं ना। एक देश है ब्रह्मर्षि देश से, मतलब अलग अलग लोग, अलग अलग विचारधारा। तो कौन कहाँ से आया और कैसे वैदिक सभ्यता आगे बढ़ी, ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें, मतलब कि कल। ठीक है, थैंक यू।